आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास का चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच से हम रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है ये हम जान सकते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए किन किन तथ्यों को समझना जरूरी है वो हम देखते हैं। पहला है उस अभिक्रिया के होने की संभावना जिसको ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अगर लेस देन 0 होता है तो वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, अपने आप होती है। और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित या अपने आप से नहीं होती। और डेल्टा जी का मान अगर 0 होता है तो वह अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। सेकंड है किस सीमा तक अभिक्रिया होगी, इसे रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम से निर्धारित किया जा सकता है। और जैसे हम जानते हैं कि अभिक्रिया जो है वो अगर रिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये किस लिमिट तक संपन्न होगा ये हम केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उससे जान सकते हैं। फिर तीसरा जो तथ्य हमें पता होना चाहिए वो है अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया जो साम्य अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो साम्य अवस्था तक पहुंचने में कितना टाइम लिया जाएगा वह हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें ये थर्मोडायनेमिक, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हम देखो यहाँ पर दे रखा है कि औसत वेग और तात्कालिक अभिक्रिया वेग इनको परिभाषित करेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि है उसको भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। साथ साथ में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। और अभिक्रिया के अंदर में जो कोटि होती है उनको भी अपन जानेंगे। और शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का निर्धारण करना है। और संघट्टवाद कोलिजन थ्योरी भी इस चैप्टर में है। तो हम चलते हैं फिर रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए अभिक्रिया को संभाव्यता और सीमा के साथ साथ वेग और उसको निर्धारित करने वाले कारकों का भी जानना जरूरी है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया का वेग और क्रियाविधि, अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो भी इसी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द काइनेसिस से, जिसका अर्थ है गति, मोशन। तो इस प्रकार से ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया के होने या न होने का बताती है, जबकि रासायनिक बल गतिकी अगर अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया का वेग कितना होगा इसके बारे में बताती है। और अभी ये केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हीरे को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है ये बताती है, परंतु अभिक्रिया का वेग जो है वो इतना ज़्यादा मंद होता है कि अभिक्रिया जो है वो घटित होने के अंदर में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो इस प्रकार से ये जो बात है तो वो हम केमिकल काइनेटिक्स से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं यहाँ पर औसत और क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, इनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। कुछ जो अभिक्रियाएं होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, कुछ के अंदर में समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से जो अभिक्रिया का जो वेग है वो चेंजेबल होता है, मतलब अभिक्रिया का वेग है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। और यहाँ पर दे रखा है कि आयनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो काफ़ी तीव्र गति से होती हैं। और सिल्वर नाइट्रेट के जेली विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर जो लोहे का ऊपर में जंग आना है या और अभिक्रियाएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा मंद गति से होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो मध्यम वेग से होती है, जैसे शर्करा का प्रतिलोमन है, स्टार्च का जलपघटन है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर हम देख सकते हैं
कि मंद गति की, तीव्र गति की और मध्यम गति की अभिक्रियाएं देखी जाती है। फिर आता है किसी भी अभिक्रिया का अंदर में हम क्रियाकारक की सांद्रता के अंदर में कमी की दर, वास की दर मतलब कमी की दर, और अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से अभिक्रिया के वेग को बताते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और अगर वो डेल्टा टी टाइम लगता है, तो डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल जिसके अंदर में क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। और क्रियाकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा आर से। तो ये होता है कि बाद में क्रियाकारक की सांद्रता माइनस जो पूर्व में क्रियाकारक की सांद्रता थी उसको अपन R1 से प्रदर्शित करेंगे। और डेल्टा पी क्या है? उत्पाद के मात्रा के अंदर में सांद्रता में जो वृद्धि होती है वो ये जो कोष्टक के अंदर में लिखते हैं ना, इसको अपन सांद्रता से बताते हैं या सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होगी तो P2 माइनस P1 इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी कि ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को। फिर आ जाता है यहाँ पर बड़ा कोष्टक मोलर सांद्रता को व्यक्त करने के अंदर में प्रयुक्त किया जाता है। R जो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की दर है वो R की सांद्रता में हुई कमी बटा उस कमी में जो लगने वाला समय उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्रियाकारक की सांद्रता को अपन माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो हमें यहाँ पर एक जो माइनस का चिन्ह है वो लगाना पड़ेगा। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। तो P जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बट्टा उस वृद्धि में लगने वाला समय, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। क्रियाकारक की जो सांद्रता में के हिसाब से अगर अभिक्रिया का वेग को देखा जाए तो हमें ये वाला जो पहला वाला जो है ना माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी ये सूत्र लिखना पड़ता है। उत्पाद के संदर्भ में देखें, रेफरेंस में देखें तो प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी ये वाला सूत्र अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है अतः डेल्टा R का एक ऋणात्मक मात्रा प्राप्त होगी डेल्टा R। और अभिक्रिया के वेग को धनात्मक प्राप्त करने के लिए हमको इसको माइनस चिन्ह से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और औसत अभिक्रिया वेग को R एवरेज R AB से रिप्रेजेंट किया जाता है। औसत अभिक्रिया का वेग जो है क्रियाकारक उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय है उस पर निर्भर करती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्रियाकारक की सांद्रता और समय और उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ है वो हम देख सकते हैं। पहला वाला जो ग्राफ है ये है क्रियाकारक की सांद्रता, वो स्टार्टिंग में क्या रहेगी? R0 सर्वाधिक और उसके बाद में लगातार घटती हुई जाएगी, उसका ग्राफ ये वाला प्राप्त होगा। और उत्पाद की सांद्रता है वो शुरू में शून्य रहती है और समय के साथ साथ क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, तो इसका ये वाला ग्राफ प्राप्त होगा उत्पाद के लिए। फिर अपन देखते हैं क्रियाकारक के लिए जो R एवरेज है उसका मान होता है माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। तो उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर रख करके डेल्टा R क्या था? R2 माइनस R1 बटा डेल्टा टी क्या था? T2 माइनस T1। और इसमें एक है R जो है इंस्टेंट, ये आ जाता है आपका तात्क्षणिक वेग, तो उसको लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी। और ये जो है वो माइनस ढाल या स्लोप होता है, टेंजेंट। तो ये तात्क्षणिक वेग है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर में, एक क्षण के ऊपर में अभिक्रिया का वेग जो है वो उसका उस सेकंड पर तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कहलाता है। तो इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्रियाकारक की सांद्रता में लगातार कमी होती जा रही है और ये जो ग्राफ है वो कुछ एक निश्चित समय के बाद में जो क्रियाकारक की सांद्रता का जो ग्राफ है वो
इस प्रकार से होता है कि बाद में ये जो रेखा है वो सीधी हो जाती है, यहाँ पर लगभग सीधी सी हो जाती है, क्योंकि बाद में क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो जितनी उत्पाद में परिवर्तित होनी थी उतनी हो चुकी होती है। और उत्पाद जो है उसके लिए जो है वो पहले तो क्या होती है, विक्रिया जो उत्पाद है वो तेजी से ये क्रियाकारक वो तेजी से उत्पाद में बदलता है। उसके बाद में ये वाली रेखा जो है वो भी लगभग सी अपन को कांस्टेंट सी नजर आती है। तो इस प्रकार से अपन को अभिक्रिया का वेग जो है वो उससे पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर आर एवरेज क्या है उत्पादों के लिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, P2 माइनस P1 बटा डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। और यहाँ पर अगर तात्क्षणिक वेग अगर देखें तो वो आ जाएगा dp अपॉन dt, और ये जो है वो ढाल के बराबर होगा। ठीक है, तो क्रियाकारक के रेफरेंस में हमको माइनस स्लोप लिखना पड़ता है और उत्पाद के संदर्भ में स्लोप है वो पॉजिटिव आता है। और यहाँ पर ढाल जो है वो tan थीटा होता है। तो ये हमें विक्रिया का तात्क्षणिक और औसत वेग के बारे में पता होना चाहिए, और ग्राफ जो है वो ध्यान होना चाहिए। फिर आता है अभिक्रिया के वेग की इकाइयाँ। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो अपन देख सकते हैं कि क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसको अपन डी आर अपॉन डी टी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी आर है वो क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता। तो सांद्रता को किससे लिखा जा सकता है, मोल पर लीटर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और समय की इकाई क्या होती है यहाँ पर, सेकेंड। तो सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इस प्रकार से मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये भी जो है वह विक्रिया के वेग की इकाई होती है। तो इस प्रकार से देखो ये रहा यहाँ पर मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों की जो सांद्रता है, गैस के लिए जो है वो आंशिक दाब जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मोल पर लीटर की जगह जो है वो आंशिक दाब को अपन लेते हैं, और दाब का मात्रक एटीएम एटमॉस्फेरिक, और समय का जो है वो सेकंड में लेता है, तो सेकंड इनवर्स। और इसके बाद में है कि औसत वेग किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो वो जो है समय अंतराल के लिए वेग होता है। एवरेज जो वेग होता है, औसत जो वेग होता है वो एक समय अंतराल के लिए होता है कि भी आपने T2 टाइम से लेकर के T1 टाइम के बीच में जो अभिक्रिया का जो वेग है वो देखा जाता है। तो समय की दो सीमाएं होती है, जबकि अगर आप इंस्टेंट या तात्कालिक वेग देखोगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, कि वो मान लीजिए टी टाइम के ऊपर में जो अभिक्रिया का वेग है फिक्स टी टाइम पर, टी सेकंड पर, वो अपन देखते हैं तो वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर आ जाता है एक यहाँ पर दे रखा है कि ब्यूटिल क्लोराइड जो है उसका अपन जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में अलग अलग टाइम पर इसकी जो सांद्रता है वो दे रखी है, उसका मान दे रखा है 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100, 150, 200। तो उसको टेबल के हिसाब से लिख लिया है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का वेग है वो यहाँ पर दे रखा है। तो औसत वेग जो है वो इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है कि जो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है। पहले जो सांद्रता थी वो 0.1 थी, और 50 सेकेंड पर 50 सेकेंड के बाद में जो है वह बच जाती है 0.0905। तो सांद्रता में जो हो रही है जो कमी, और उसमें अगर अपन सेकेंड जो टाइम लग रहा है उसका भाग लगा देंगे और माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे तो हमारे पास में जो अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो इतना प्राप्त होगा। ठीक है, और मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इसकी इकाई है, तो वो एक ही बार में लिख दी। और
10 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये मान इस प्रकार से आ सके। और आगे भी देखेंगे तो फिर सांद्रता में जो कमी हो रही है और जो समय लग रहा है उससे अभिक्रिया वेग को निकाल ले रहे हैं। और इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में देखिए ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो घटती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन में वो भी घटता जाता है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्रमबद्ध रूप से अभिक्रिया का वेग घटेगा। फिर आता है आपका तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है कि एक फिक्स सेकंड के ऊपर में अभिक्रिया का वेग जो है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो पहले देखो आर एवरेज का दे रखा है कि सूत्र माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और अगर उत्पाद के हिसाब से देखें तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समय अंतराल जो है उसको डेल्टा टी जो है उसको अगर 0 कर दे तो वो आर अपन इंस्टेंट या फिर तात्क्षणिक वेग लिख सकते हैं। तो उसको माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, और उत्पाद के हिसाब से देखें तो डेल पी अपॉन डेल टी। तो इस तरीके से अपन तात्क्षणिक वेग को भी लिख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। इसे ग्राफ द्वारा आर और पी में से किसी के भी सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींच करके और ढाल की गणना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ढाल आ रहा है ना ये यहाँ पर, तो उससे आर इंस्टेंट का जो मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। ये जो वक्र आ रहे हैं इनमें स्पर्श रेखा खींची जाए, ये पूरी स्पर्श रेखा इस तरीके से जो स्पर्श रेखा दिख रही है आपको इस चित्र में भी, तो ये जो स्लोप है इससे ज्ञात किया जा सकता है। फिर आ जाता है यहाँ पर 600 सेकंड पर जो है वो आर इंस्टेंट का मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, तो अलग अलग समय के ऊपर में नीचे तो समय है और यहाँ पर सांद्रता है, तो क्रियाकारक की सांद्रता है वो घटती जा रही है, तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। और अगर एक पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर में अगर मान ज्ञात करना है 600 सेकंड के ऊपर में, तो क्या कर रखा है 800 सेकंड पर जो पहले तो माइनस का चिन्ह, फिर जो 800 सेकंड पर सांद्रता है माइनस 400 सेकंड पर 400 सेकंड पर जो सांद्रता है उसको घटा दिया, और नीचे जो समय है उसको कर देंगे डेल्टा टी, तो 800 माइनस 400, तो इस तरीके से जो 600 सेकंड है उसके ऊपर में जो सांद्रता है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग सेकंड के ऊपर में भी सांद्रताओं को ज्ञात किया जा सकता है। फिर आता है यदि अभिक्रिया Hg प्लस Cl2 HgCl2 पर अगर अपन इस अभिक्रिया पर विचार करें तो इस अभिक्रिया का जो वेग है उसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी, और उत्पाद के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, अच्छा दोनों उत्पाद के हिसाब से लिख सकते हैं डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। और अगर दूसरे क्रियाकारक के रेफरेंस में देखें, क्रियाकारक 2 हो, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो क्रियाकारक है उसके मोल जो है वो एक एक है और उत्पाद का मोल भी एक है। तो इस प्रकार से जो है वो अभिक्रिया का जो वेग है उसकी समीकरण को लिखा जा सकता है। फिर देखिए नीचे यहाँ पर सेकंड जो रिएक्शन है वो दे रखी है, 2HI जो है वो विघटित हो रहा है H2 प्लस I2 के अंदर में। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो समीकरण है, यहाँ पर फर्स्ट जो है वो इक्वेशन को लिख रहे हैं, टू एच आई देख लेते हैं। यहाँ पर 2HI को वियोजित हो रहा है H2 प्लस I2 के अंदर में।
तो इसके लिए अभिक्रिया जो है वो उसका वेग लिख सकते हैं -1/2 डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया अंदर में जो क्रियाकारक के जो आगे मोल आ रहे लिखे हुए उसको अपन बटा में ले जाते हैं, और माइनस का चिन्ह तो क्रियाकारक के लिए पहले भी आ रहा था। तो 1/2 डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हो गया क्रियाकारक के रेफरेंस में। उत्पादों के एक एक मोल है तो डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, और दूसरे जो उत्पाद है उसके लिए आएगा डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से जो विक्रिया का जो वेग है वो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मोल आते हैं उसके बगल में लिखे हुए उसको बटा में ले जाते हैं। और एक और अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर जस्ट नीचे, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6 प्रोटॉन है, तो अब उत्पाद बन रहा है 3Br2 प्लस 3H2O। तो इसके लिए अगर अपन अभिक्रिया का वेग का जो है वो समीकरण लिखेंगे तो वो आ जाएगा -1/5 डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा टी, और BrO3 का एक ही मोल है तो इसके लिए सिर्फ आएगा माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी, और प्रोटॉन है तो उसके आगे 6 प्रोटॉन है तो -1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी ये लिखा जाएगा। और उत्पादों के अंदर में भी जो आएगा उसको मोल को अपन आगे लिखेंगे, तो इसके लिए प्लस साइन आता है, तो 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी, और H2O के 3 मोल है तो इसको 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है अभिक्रिया वेग समीकरण को। तो ये चीज हमें ध्यान में होना चाहिए कि अगर इस प्रकार से अभिक्रियाएं हो तो उसका अभिक्रिया वेग है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता जो है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तो अभिक्रिया के वेग के अभिकर्मक और उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से है वो अभिक्रिया वेग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो एक अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया दे रखी है, 318 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया था। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर है, और जो 184 मिनट के बाद में 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई है, और यह अभिक्रिया निम्नलिखित वेग समीकरण के अनुसार है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो समीकरण है वो दे रखा आपको 2N2O5 गैसीय अवस्था में 4NO2 प्लस O2। तो अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करने का तरीका तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो क्रियाकारक है उसके लिए माइनस का चिन्ह आता है, और इसके आगे जो N2O5 के आगे 2 मोल लिख रखा है तो उसको बटा में ले जाएंगे 1/2, और डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, तो -1/2। और जो पहले जो सांद्रता है ये बाद वाली जो सांद्रता किधर गई, ये 2.08 माइनस जो पहले वाली सांद्रता है 2.33, इसको अपन घटा लेंगे, और जो सांद्रता परिवर्तन में जो समय लग रहा है 184 मिनट है उसको अपन भाग दे देंगे, तो ये करीबन आपका आएगा 6.79 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स इतना आएगा। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये मान है वो इतना आएगा 1.13 गुणा 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और हमें जो अभिक्रिया जो वेग है, अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना जो है घंटों, मिनटों, सेकंडों के पदों में करनी है, और समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर जो है वो ज्ञात करनी है। तो ये क्या उत्पाद है, तो अभी तो हमने क्रियाकारक के हिसाब से देखा है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो उत्पाद के साथ
NO2 के साथ में कैसे रिलेट करेगा? अभिक्रिया वेग बराबर NO2 के 4 मोल है तो 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग हमारे पास में है, ये वाला रख देंगे 6.79 गुणा 10⁻⁴ वाला। और अगर हल कर लेंगे तो NO2 की जो सांद्रता है उसके अंदर में जो परिवर्तन है वो या उसके उत्पादन की दर जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में एक तो हमें अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के जो वेग को सांद्रता के ह्रास की दर और उत्पाद की वृद्धि की दर में कैसे व्यक्त करते हैं, और अभिक्रिया वेग की इकाइयाँ और अभी ये तात्क्षणिक वेग है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे।